नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल दृष्टि चैनल। दरअसल दोस्तों, हरियाणा की एक छोटी सी बस्ती में घटी यह घटना आज पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक साधारण परिवार की बेटी मनीषा, जिसकी मुस्कान गांव की पहचान हुआ करती थी, अचानक ऐसे हालातों में फंस गई कि उसकी कहानी एक दर्दनाक रहस्य बन गई। गांव वालों का कहना है कि मनीषा जैसी भोली और मेहनती लड़की को कोई गलत इरादे से छू भी नहीं सकता था, लेकिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। भिवानी जिले के पास का वह इलाका जहां मनीषा का परिवार पीढ़ियों से रह रहा था, बहुत साधारण था। घर में 4 लोग, पिता संजय, मां सुनीता, छोटी बहन रीतू और दादाजी। मनीषा सबसे बड़ी संतान थी। पढ़ाई में तेज और बच्चों को पढ़ाने का शौक रखती थी। यही वजह थी कि उसने सिंघानी के एक छोटे से प्ले स्कूल में नौकरी पकड़ ली। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, पर परिवार के लिए गर्व की बात थी कि उनकी बेटी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। 11 अगस्त 2025 की सुबह वह हमेशा की तरह तैयार हुई। बालों में छोटी बनाई गुलाबी रंग का सूट पहना और मुस्कुराते हुए मां से बोली, मां, आज बच्चों को एक नया खेल सिखाने वाली हूं, वे बहुत खुश होंगे। मां ने आशीर्वाद दिया और कहा, जल्दी आ जाना, शाम को दादी के मंदिर में भजन है। लेकिन शाम कभी वैसे नहीं आई। सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचने के बाद उसने अपनी रूटीन शुरू की, बच्चों को पढ़ाना, कहानियां सुनाना और उनका ध्यान रखना। लेकिन 11:20 के आसपास उसने अपने पिता को फोन किया। उसकी आवाज में हल्की जल्दी थी। बोली, पापा, आज मुझे BSS SSSC नर्सिंग का फॉर्म लेना है, थोड़ा लेट हो सकती हूं। संजय ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आना। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बातचीत एक बाप बेटी की आखिरी बातचीत बन सकती है। दोपहर 2:30 पर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ड्राइवर ने वैन स्टार्ट की। मनीषा ने कहा, भैया आप घर जाइए, मुझे कॉलेज से फॉर्म लेना है, बस थोड़ी दूर है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी लेकर चला गया। मनीषा अकेली निकल पड़ी। उसके बाद कई घंटे गुजर गए। घर में बेचैनी बढ़ने लगी। 6:38 पर संजय के मोबाइल पर मनीषा की मिस कॉल आई। संजय ने तुरंत कॉल बैक किया, पर फोन स्विच ऑफ हो चुका था। बार बार कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पिता ने खुद बाइक उठाई और सिंघानी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने स्कूल के स्टाफ से पूछा, पर किसी को जानकारी नहीं थी। मजबूरी में पुलिस को कॉल किया गया। कुछ ही देर में ESI अनूप, कांस्टेबल पवन और SPO धर्मेंद्र पहुंचे, लेकिन उनके रवैया ने सबको छोड़ दिया। उन्होंने संजय से कहा, अरे लड़की कहीं घूमने गई होगी, भागकर शादी कर ली होगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। यह सुनते ही संजय भड़क उठे। बोले, आप यहाँ मजाक करने आए हैं या मेरी बेटी ढूंढने? पर पुलिस ने औपचारिकता निभाई और लौट गई। रात गहरी हो गई। परिवार खुद तलाश में जुटा। 12 अगस्त को FIR दर्ज कराने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने पूरे दिन उन्हें थाने के चक्कर कटवाए। शाम होते होते ही मामला दर्ज हुआ। जांच ASI शकुंतला को सौंपी गई, पर जांच का तरीका इतना ढीला था कि परिवार का भरोसा टूटता गया। 13 अगस्त की सुबह गांव वालों ने सिंघानी की नहर के पास कुछ संदिग्ध देखा। पुलिस को बुलाया गया। वहां एक लड़की की लाश मिली। जब पिता को बुलाया गया तो उनके पैर कांपने लगे। बेटी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शरीर पर गहरे घाव थे, आंखें बाहर निकली हुई। ऐसा दृश्य जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हथियार का कोई निशान नहीं, यौन शोषण का सबूत नहीं, चोटें जानवरों के नोचने से बनी है। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी बुरी हालत में शव मिला और आप कह रहे हैं जानवरों ने नोचा? यह सवाल हर कोई पूछ रहा था। दोस्तों, 14 और 15 अगस्त को लोग सड़कों पर उतर आए। बाजार बंद, स्कूल कॉलेज ठप। सरकार पर दबाव बढ़ा। अफसरों के तबादले हुए, SAP बदले, ESI और कांस्टेबल सस्पेंड। लेकिन लोगों का कहना था, सिर्फ तबादले से कुछ नहीं होगा, हत्यारे पकड़ो। दोस्तों, फिर सोशल मीडिया पर 18 अगस्त को एक पत्र वायरल हुआ। अंग्रेजी में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपका बोझ नहीं बन सकती। पर सवाल उठा, मनीषा अंग्रेजी में क्यों लिखेगी जब उसके माता पिता पढ़ नहीं सकते? क्या यह पत्र असली था या किसी ने कहानी पलटने के लिए गढ़ा?
मामले को शांत करने के बजाय यह पत्र आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। लोग कहने लगे, अगर यह आत्महत्या है तो गले का गहरा जख्म किसने दिया? आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। केस सीबीआई को सौंपा गया। अब देखना यह है कि क्या असली सच सामने आएगा या यह भी किसी फाइल में दबकर रह जाएगा। दोस्तों, जैसे ही केस सीबीआई को सौंपा गया, गांव और परिवार के भीतर एक अलग तरह की उम्मीद जगी। लोग सोचने लगे कि अब असली जांच शुरू होगी। अब ना तो कोई सबूत दबाया जाएगा, ना ही मामले को आत्महत्या की तरह दिखाने। संजय और सुनीता के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद लौटी, लेकिन साथ ही डर भी बना रहा, कहीं यह सिर्फ एक और दिखावा ना हो जाए। सीबीआई की टीम 19 अगस्त की सुबह गांव पहुंची। काले रंग की कई गाड़ियां, साथ में फॉरेंसिक विशेषज्ञ, ट्रैकिंग डॉग्स और डिजिटल एनालिसिस यूनिट। पहली बार ऐसा लग रहा था कि सच में कोई गहराई से छानबीन होगी। टीम ने सबसे पहले उस जगह का मुआयना किया जहां मनीषा की बॉडी मिली थी। नहर के किनारे का इलाका पहले ही पुलिस ने घेर रखा था, लेकिन वहां के मिट्टी के निशानों को देखकर लगा कि कुछ सबूत गायब किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, यहां किसी ने जानबूझकर सतह पर नई मिट्टी डाली है। इसका मतलब था कि किसी ने घटना के बाद सबूत छुपाने की कोशिश की। दोस्तों, सीबीआई ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की। उनमें स्कूल का ड्राइवर, प्ले स्कूल की शिक्षिकाएं और आसपास के दुकानदार भी शामिल थे। ड्राइवर से जब पूछा गया कि उसने मनीषा को आखिरी बार कहां छोड़ा था, तो उसने वही पुरानी बात दोहराई। वह बोली, भैया आप जाइए, मैं फोन लेकर आ जाऊंगी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जांच अधिकारी ने नोट किया कि ड्राइवर बार बार हाथ मसल रहा था, पसीना पोंछ रहा था और नजरें चुरा रहा था। सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू हुई। कॉलेज के बाहर लगे कैमरे से 11 अगस्त की दोपहर की रिकॉर्डिंग निकाली गई। फुटेज में मनीषा साफ दिख रही थी। वह सड़क पार कर रही थी, हाथ में बैग था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन कुछ कदम बाद ही कैमरे की रेंज खत्म हो गई। उसके बाद वह किस दिशा में गई, यह फुटेज में नहीं मिला। दोस्तों, टीम ने उस इलाके के अन्य कैमरों से फुटेज मंगवाई। एक पेट्रोल पंप पर लगा कैमरा दिखाता है कि मनीषा के पीछे एक काले रंग की बाइक पर 2 लोग जा रहे थे। उनके सिर पर हेलमेट थे, जिससे पहचान मुश्किल थी। यह पहली बड़ी सुराग था। सीबीआई ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीरिया खंगाले। मनीषा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन नहर के पास की थी, लेकिन कॉल डिटेल्स में एक अनजान नंबर बार बार आता था। 10 अगस्त की रात से लेकर 11 अगस्त की दोपहर तक लगातार कॉल्स नंबर फर्जी आईडी पर लिया गया था। दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीबीआई को शक हुआ कि पत्र जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वही पूरी कहानी को बदलने की कोशिश थी। टीम ने लैब में उसका इंक एनालिसिस कराया। पता चला कि वह पत्र हाल में लिखा गया है, संभवत 15 या 16 अगस्त को, यानी घटना के बाद। साथ ही जिस कागज पर लिखा गया था, वही कागज थाने के रिकॉर्ड रूम में मिलता है। अब शक की सुई पुलिस के कुछ अफसरों पर भी गई। क्या किसी ने असली अपराध को छुपाने के लिए आत्महत्या का भ्रम पैदा किया? दाव में अफवाहें और कहानियां फैलने लगी। कोई कहता कि मनीषा ने किसी को ब्लैकमेल किया था, कोई कहता कि उसने किसी शक्तिशाली आदमी की गलत हरकत का वीडियो देखा था। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि उसे किसी राज्य का पता चल गया था जो गांव के बड़े लोगों को डूबा सकता था। दोस्तों, 19 अगस्त की रात संजय के घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला आई। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल। बोली, बेटा तेरी लड़की निर्दोष थी, पर उसने कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। जिस दिन वह गई, उसी दिन शाम को नहर के पास 3 परछाइयां थी। मैंने खिड़की से देखा था, पर डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। संजय के दिल की धड़कन बढ़ गई। किसकी परछाइयां थी? वह महिला फिर बोली, एक लंबा आदमी, सफेद कुर्ता पहने, एक मोटा काले कपड़े वाला, और तीसरा वह शायद गांव का ही कोई नौजवान था। दोस्तों, सीबीआई ने महिला को गोपनीय गवाह बनाया। अगले दिन फॉरेंसिक टीम ने उसी जगह पर विशेष रोशनी से जांच की। मिट्टी के नीचे से एक टूटी हुई चैन और एक कपड़े का टुकड़ा मिला। स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा था। जांच अब और रोमांचक हो गई थी। 3 संदिग्धों की तलाश शुरू हुई, लेकिन यह सब आसान नहीं था। गांव में डर का माहौल था। लोग चुप थे। रात को कोई बाहर नहीं निकलता। आसमान में मानो कोई अदृश्य परछाई मंडरा रही थी। दोस्तों, सीबीआई ने एक और चौंकाने वाली चीज पाई।
मनीषा के बैग में रखी डायरी का आखिरी पन्ना गायब था। उस डायरी में वह रोज कुछ लिखती थी। बाकी पन्नों में उसके सपने, बच्चों के साथ बिताए पल और माँ बाप के लिए भावनाएं भरी थी। लेकिन आखिरी पन्ना, वह शायद सच का सबसे बड़ा सबूत था। रात बढ़ती जा रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन संजय को लग रहा था कि उसकी बेटी की आत्माओं से पुकार रही है। कभी खिड़की पर परछाई, कभी आंगन में बिखरी हवा। सब जैसे कह रहे थे, सच को बाहर लाओ। दोस्तों, सीबीआई ने अगले दिन सुबह उस कपड़े के टुकड़े को लैब भेजा। रिपोर्ट आने में समय लगना था, लेकिन यह तय हो चुका था कि यह किसी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा था। संजय की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अगर पुलिस ने पहले दिन ही सही तरीके से जांच की होती तो शायद उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाता। लेकिन अब यह मामला एक गहरी साजिश की तरफ बढ़ रहा था। रात को गांव में अजीब खामोशी थी। हवा में अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी और किसी पुराने कुएं की नमी। संजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह उठकर बाहर आया। आंगन में नीम के पेड़ के पास एक परछाई खड़ी थी, धुंधली लेकिन साफ। उसने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे नहर की तरफ बढ़ रही है। संजय ने साहस किया और पीछे चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं कुत्तों का भौंकना। अचानक परछाई गायब हो गई, लेकिन वहां जहां वह खड़ी थी, मिट्टी पर एक डायरी का दूसरा टुकड़ा पड़ा था। दोस्तों, सीबीआई ने अगले दिन उस टुकड़े को जोड़ा। उसमें लिखा था, अगर कुछ हो जाए तो पापा को बताना कि मैंने सच देखा था। वही लोग हैं जो स्कूल में आते जाते रहते हैं। उनके पास ताकत है पर डरना नहीं। जांच टीम ने यह पढ़ते ही गांव के उन लोगों की सूची बनाई जो स्कूल में नियमित आते थे। सप्लाई ठेकेदार, एक स्थानीय नेता और एक शिक्षक। तीनों संदिग्ध अब सामने थे, लेकिन किसी को पकड़ना आसान नहीं था। नेता के पास राजनीतिक पहुंच, ठेकेदार के पास पैसे की ताकत और शिक्षक के पास गांव का भरोसा। रात को सीबीआई के 2 अधिकारी गांव के बाहर। वहां उन्हें एक ट्रक ड्राइवर मिला जिसने 11 अगस्त की शाम कुछ अजीब देखा था। उसने कहा कि नहर के पास 3 आदमी थे, एक लड़की भी थी और फिर उसने एक जोरदार चीख सुनी, लेकिन डर के कारण वह पुलिस को कुछ नहीं बता पाया। दोस्तों, अगले दिन सुबह फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। कपड़े के टुकड़े पर खून के धब्बे थे और खून मनीषा का ही था। साथ ही चैन पर एक उंगली के निशान मिले। यह सीबीआई के लिए सबसे बड़ा सुराग था। अब गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। नहर के पास से रोशनी की किरणें निकलती। लोग कहते कि उन्होंने किसी लड़की की हंसी सुनी। बुजुर्ग कहते उसकी आत्मा चैन नहीं ले रही। संजय बार बार वही सपना देखता। मनीषा आकर कहती, पापा उन्हें पकड़ो, उनका नाम तुम्हें नीम के पेड़ के नीचे मिलेगा। दोस्तों, सीबीआई ने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई। वहां से एक पुराना मोबाइल मिला, टूटा हुआ, लेकिन मेमोरी कार्ड सुरक्षित। कार्ड को लैब में डाला गया तो उसमें एक छोटा वीडियो मिला। वीडियो धुंधला था, लेकिन उसमें 3 आदमी मनीषा को घसीटते दिख रहे थे। उनके चेहरे पूरी तरह साफ नहीं थे, पर उनके कपड़े वही थे जो महिला गवाह ने बताए थे। जैसे ही यह वीडियो सबूत के तौर पर मिला, सीबीआई ने गुप्त तरीके से गांव को घेर लिया। रात के 2 बजे पहला संदिग्ध पकड़ा गया। ठेकेदार सुबह होते ही शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीसरा संदिग्ध नेता गांव से गायब हो चुका था। कहा गया कि वह दिल्ली भाग गया। गांव में तनाव और बढ़ गया। लोग डरने लगे कि कहीं सीबीआई पर हमला ना हो जाए। उधर संजय की हालत बिगड़ रही थी। वह बार बार कह रहा था, जब तक वह तीसरा नहीं पकड़ा जाएगा, मनीषा की आत्मा चैन नहीं पाएगी। तीसरे दिन खबर आए कि नेता राजस्थान के एक गेस्ट हाउस में छिपा है। सीबीआई ने छापा मारा। वहां जो मिला उसने सबको हिला दिया। कमरे में दीवार पर मनीषा की तस्वीरें थी, कुछ सामान्य, कुछ अजीब। एक मेज पर वह डायरी का आखिरी पन्ना भी था, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे बचा लो। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद गांव में जैसे किसी ने तूफान खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे कि अब सच सामने आएगा, लेकिन कोर्ट में मामला और जटिल हो गया। वकील ने कहा, वीडियो में चेहरे साफ नहीं है, कपड़े किसी भी तरह बदले जा सकते हैं, ये सब मनगढ़ंत है। पर तभी फॉरेंसिक टीम ने चौंकाने वाली बात बताई। वीडियो की पृष्ठभूमि में एक पुराना गाना बज रहा था और वह गाना सिर्फ गांव के एक व्यक्ति के फोन में सेव था। वही शिक्षक। यह निर्णायक सबूत था।
फैसला आने से पहले गांव में एक आखिरी रहस्यमयी घटना हुई। नहर के पास एक रात सफेद धुंध में मनीषा जैसी आकृति दिखी। उसने जैसे हाथ उठाकर कहा, सच बाहर आ चुका है। लेकिन क्या सच में यही पूरा सच था या कोई और परछाई अब भी छुपी हुई है? दोस्तों, रात के सन्नाटे में गांव की मिट्टी जैसे सांस ले रही थी। सीबीआई की टीम ने संदिग्धों को पकड़ तो लिया था, मगर असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। कोर्ट में मामला जाने से पहले कई लोग ऐसे थे जो गवाही देने से डर रहे थे। कुछ को धमकियां मिल रही थी, कुछ के दरवाजों पर रात को अजीब खटखटाहट सुनाई देती थी। कहा जा रहा था कि मनीषा की आत्मा भटक रही है और वह खुद गवाहों को सच बोलने के लिए पुकार रही है। संजय को लगातार सपने आते। एक रात उसने देखा कि मनीषा उसके सामने खड़ी है, आंखों में आंसू हैं और वह कहती है, पापा जो तुम सोच रहे हो सच उससे भी बड़ा है। यहां सिर्फ 3 नहीं 4 लोग थे। संजय चौंक कर उठ बैठा। उसने तुरंत सीबीआई को यह बात बताई। टीम ने मामले को नए सिरे से खंगालना शुरू किया। चौथे व्यक्ति का नाम अभी अंधेरे में था, मगर यह स्पष्ट हो चुका था कि पूरी साजिश की डोर किसी और के हाथ में है। दोस्तों, गांव में एक पुराना कुआं था जो सालों से बंद पड़ा था। लोगों का मानना था कि वहां कुछ अशुभ है, मगर उसी कुएं के पास सीबीआई को कुछ पैरों के निशान मिले जो हाल ही में बने थे। जांच के बाद पता चला कि निशान एक महिला के हैं। यह महिला कौन थी? क्या वह भी उस रात मौजूद थी? दोस्तों, इस बीच कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। ठेकेदार और शिक्षक ने खुद को बेगुनाह बताया। उनके वकीलों ने कहा कि वीडियो में धुंधली तस्वीरें किसी को दोषी साबित नहीं कर सकती। पर तभी फॉरेंसिक ने एक और राज खोला। वीडियो में एक खास परफ्यूम की खुशबू के कण मिले थे जो सिर्फ ठेकेदार इस्तेमाल करता था। यह एक और मजबूत सबूत था दोस्तों। लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक गुमनाम चिट्ठी कोर्ट में पहुंची। चिट्ठी में लिखा था, सिर्फ 3 को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। असली खेल गांव के मंदिर में छुपा है। वहां की तिजोरी में सबूत है। सीबीआई ने तुरंत मंदिर की तलाशी ली। वहां तिजोरी में एक पेन ड्राइव मिली जिसमें कई दस्तावेज थे। इन दस्तावेजों में जमीन के सौदों, पैसों की हेराफेरी और एक स्कूल प्रोजेक्ट का जिक्र था जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। मनीषा ने शायद इसी घोटाले को देखा था। रात होते ही गांव में डर बढ़ गया। लोग कहते कि मंदिर के पास किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक आकृति देखी जो तिजोरी के पास खड़ी थी। संजय को यकीन हो गया कि यह मनीषा की आत्मा है जो चाहती है कि पूरा सच बाहर आए। अगली सुनवाई में सीबीआई ने पेन ड्राइव के सबूत कोर्ट में रखे, मगर तभी कोर्ट में बिजली चली गई। फाइलें गायब हो गई। यह कैसे हुआ? किसने किया? सभी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि किसी ने सीसीटीवी कैमरों को पहले ही बंद कर दिया था। शख्स सीधे गांव के नेता पर गया जो फरार था। दोस्तों, लेकिन अचानक एक नई गवाही आई। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसने उस रात 4 लोगों को देखा था। उनमें से एक महिला थी जो गांव के बाहर रहती थी। उसका नाम सुनते ही संजय संद रह गया। वह महिला कोई और नहीं, उसकी पुरानी परिचित थी जिसने सालों पहले गांव छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या वह अब वापस आई थी? किस लिए? और क्या वह अब वापस आई थी? दोस्तों, जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, रहस्य गहराता गया। हर सुनवाई में नए मोड़, नए चेहरे सामने आते। कुछ गवाह मर गए, कुछ लापता हो गए। मनीषा की आत्मा के दर्शन करने वाले लोग बढ़ने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि जब तक असली हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक गांव में कोई चैन से नहीं सो पाएगा। दोस्तों, रात का समय था। अदालत के बाहर भीड़ जमा थी। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे कि आज सच सामने आएगा या फिर सब कुछ रहस्य बनकर रह जाएगा। जज ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का है। संजय की आंखें नम थी, लेकिन उनमें एक आदत भी थी। वह जानता था कि उसकी बेटी की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती। गवाहों को एक एक करके बुलाया गया, लेकिन उनमें से कई ने बयान बदल दिए। उनकी आवाज कांप रही थी, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। रात में जब सीबीआई अधिकारी अपनी गाड़ी में लौट रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक परछाई दिखी। सफेद कपड़े में बाल खुले हुए और चेहरा आधा छिपा हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, पर वहां कोई नहीं था। अधिकारी ने महसूस किया कि यह महज भ्रम नहीं था।
कुछ अलौकिक जरूर था। अगले दिन जांच मंदिर की तरफ बढ़ी, जहां तिजोरी से सबूत मिले थे। वहां पंडित ने बताया कि रात को तिजोरी अपने आप खुल गई थी और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही हो। गांव का वह पुराना कुआं जो सालों से बंद पड़ा था, अचानक चर्चा में आ गया। वहां खुदाई की गई तो एक लोहे का बक्सा मिला, जिसमें पुराने दस्तावेज थे। उनमें कुछ नाम लिखे थे, जिनमें चौथे व्यक्ति का नाम भी था। यह नाम सुनते ही संजय का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही महिला थी जिसने सालों पहले गांव छोड़ा था। वह क्यों लौटी थी? किसके इशारे पर उसने यह सब किया? दोस्तों, अदालत की अगली तारीख आई। वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में परफ्यूम के कणों का सबूत पेश किया और साथ ही मंदिर की तिजोरी से मिलू पेन ड्राइव की जानकारी दी। तभी अचानक कोर्ट रूम की लाइट चली गई और कुछ फाइलिंग गायब हो गई। हड़कंप मच गया। सीसीटीवी जांच में पता चला कि एक नकाबपोश व्यक्ति ने सिस्टम को हैक किया था। वह कौन था? कहां छुपा था? उसी रात गांव के एक गवाह की मौत हो गई। लोग कहने लगे कि एक बुजुर्ग महिला ने गुप्त रूप से सीबीआई को बताया कि असली मास्टरमाइंड गांव का नेता है, जो सबूत नष्ट करने के लिए परछाइयों और अफवाहों का सहारा ले रहा है। पर नेता कहां था? उसे पकड़ने के लिए गांव के बाहर एक परित्यक्त हवेली की तलाशी ली गई, जहां खून के धब्बे, कुछ कपड़े और एक अजीब डायरी मिली। डायरी में लिखा था, खेल अधूरा है, चौथा चेहरा आप सबको दिखेगा। दोस्तों, उस डायरी में एक भविष्यवाणी जैसी बात लिखी थी। जब चांद पूरा होगा और मंदिर की घंटी अपने आप बजेगी, सच बाहर आएगा। अगले हफ्ते पूर्णिमा थी। दाव में भय का माहौल था। लोग कहते थे कि उस रात आत्माएं जागेंगी। संजय को सपनों में फिर मनीषा दिखी। उसने कहा, पापा, हवेली में छुपा कमरा खोलो, वहां मेरा सच है। सीबीआई ने हवेली की दीवारें तोड़ी और एक गुप्त तहखाना मिला, जहां एक और पेन ड्राइव, खून से सना कपड़ा और एक कैमरा रखा था। कैमरे में वही रात कैद थी जिसमें 4 लोग थे। 3 पहले से गिरफ्तार और एक महिला जिसका चेहरा आधा दिख रहा था। दोस्तों, अब अदालत का फैसला नजदीक था, पर इससे पहले गांव में कुछ अजीब हुआ। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।